ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो नजर तो इंसान आता है, पर असल में वह एक खूंखार माउंटेन लायन है। वह इंसानी रूप धारण कर एक परिवार के साथ रह रहा था। एक रात उसे एक अजीब सा ख्वाब आता है जिसमें वह अपनी असली पूमा फैमिली के साथ था। उसके पिता उसे वार्न करते हैं कि इंसानों की बस्ती में जाना खतरे से खाली नहीं, मगर जय उनकी नसीहत को अनसुना कर इंसानों की दुनिया में चला आया। अचानक उसकी नींद टूटती है और वह हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। खैर, वह अपनी इंसानी फैमिली के पास गया और नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद वह अपनी सौतेली माँ एना और बहन मेलोडी के साथ हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान जय ने गौर किया कि 2 कौवे लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जय के जहन में चिंता होने लगी कि आखिर यह माजरा क्या है। रात होने पर वह एक होटल में रुके। वहाँ एना क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में जानकारी पढ़ रही थी। जय ने धीरे से कहा, माँ, स्कूल में मेरा दाखिला होने के बाद आपकी सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। एना ने बड़े प्यार से उसे टोका। कैसी फिजूल बातें कर रहे हो जय, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह चाहती हूँ। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छा ना लगे तो बेझिझक बताना, मैं तुम्हें फौरन घर ले आऊंगी। उसने जय को गले लगा लिया, जिससे जय के दिल को थोड़ा सुकून मिला। आधी रात के सन्नाटे में कुछ आहटें हुई, जिससे जय की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि 4 भेड़िए एक माइन सेफ्टी साइट के अंदर दाखिल हो रहे थे। जय ने उन्हें नजरअंदाज किया और दोबारा सो गया। अगले दिन वे क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच गए। वहां जय ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वही 2 कौवे अचानक इंसानी शक्ल में बदलकर स्कूल के अंदर चले गए। जय यह मैजिक देख दंग रह गया। स्कूल की प्रिंसिपल लीसा जय और उसके परिवार को अपने दफ्तर ले गई। उन्होंने सवाल किया, क्या आप जय के असली माँ बाप के बारे में कुछ जानती हैं? एना ने बताया, हमें उसके असली माता पिता के बारे में कोई इल्म नहीं। ये मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था। इसके कपड़े तार तार थे और इसे अपना नाम तक याद नहीं था। मैं बाल कल्याण संस्था में काम करती हूँ, इसलिए इसकी हालत देख मैंने इसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। एना ने आगे कहा, मैं इसे घर पर ही पढ़ा रही थी, पर अब इसका स्कूल जाना जरूरी है। इसका कोई दोस्त नहीं है और कल ही इसने अपने बड़े भाई मेल्टन से लड़ाई की। मेल्डी ने बीच में टोकते हुए कहा, मॉम, जय को इतना तेज गुस्सा आया था कि उसने भाई का चेहरा खरोच डाला। एना ने मेलोडी को खामोश कराया और उलझन भरे अंदाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि जय ने उसे इतना जख्मी कैसे किया। इसके नाखून तो इतने बड़े भी नहीं हैं। प्रिंसिपल लीसा मुस्कुराई और बोली, मैंने यह स्कूल 3 साल पहले उन बच्चों के लिए शुरू किया था जिन्हें लगता है कि वह दूसरों से अलग हैं। मेरा मानना है कि हमारा स्कूल जय के लिए बेहतरीन रहेगा। एना ने हैरानी से पूछा, पर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? लीसा ने जवाब दिया, मैं उन सब पर नजर रखती हूँ जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। आपको जय की फीस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप एंड्रू मिलिंग को तो जानती ही होंगी। वह कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और हमारे स्कूल के पेट्रन भी हैं। जय को यहाँ लाने का मशवरा उन्हीं का था। ये सुनकर जय और एना के चेहरों पर खुशी आ गई। लीसा ने एना और मेलोडी को बाहर भेज दिया और जय से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे बारे में जानकर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम एक शिकारी यानी प्रेडेटर हो। जय सन रह गया। उसने पूछा, आपको यह सब कैसे मालूम? लीसा ने राज खोलते हुए कहा, जय, इस स्कूल में मौजूद हर शख्स एक शेप शिफ्टर है। हम अपनी मर्जी से इंसान से जानवर बन सकते हैं, इसीलिए हमें वुड वॉकर्स कहा जाता है। अब बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है? जय ने धीरे से कबूल किया, मैं एक पूमा हूँ। लीसा यह सुनकर बेहद खुश हुई। उन्होंने तसल्ली दी, अब घबराने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें दोनों दुनियाओं में तालमेल बयाना सिखाएंगे। तुम अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकोगे। वैसे क्या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी हकीकत पर कोई शक है? जय ने कहा, नहीं, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं एक पूमा हूँ। उन्हें बस ये लगता है कि मैं थोड़ा अजीब हूँ। लीसा ने समझाया, यह अच्छी बात है क्योंकि इंसान समझते हैं कि हमारे जैसा कोई वजूद ही नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक एक तेज अलार्म गूंज उठा। जय को उस आवाज से काफी तकलीफ होने लगी। लीसा उसे बाहर ले गई जहां बहुत सारे वुड वॉकर्स अपने एनिमल फॉर्म्स में मौजूद थे। वहां एना और मेलोडी भी खड़ी थीं और उन्हीं की मौजूदगी की वजह से वह अलार्म बज रहा था। लीसा ने उसे बंद किया और एक स्टूडेंट को उन्हें वहां से ले जाने को कहा। लीसा ने जय को बताया, यह सब तुम्हारी तरह वुड वॉकर्स हैं और यह अलार्म हमें इंसानों की मौजूदगी की इत्तला देता है। दोनों स्कूल के अंदर जाने लगे। तभी जय गलती से जेफरी के दोस्त से जा टकराया। वह चारों भेड़िए थे और उनकी नजरों में जय के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। जेफरी, जो एक भेड़िया था, अपनी फितरत के मुताबिक जय को डराने की कोशिश करने लगा। माहौल में कड़वाहट बढ़ गई थी। जय ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपने तेज नाखून बाहर निकाल ली। दोनों के बीच जंग छिड़ने ही वाली थी कि तभी प्रोफेसर जेम्स ने दखल दिया और मामला शांत कराया। एना ने फिक्रमंदी से जय से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें यह स्कूल पसंद आया? क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगे? जय अपनी शक्तियों पर महारत हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने क्लियर वाटर स्कूल में रुकने का फैसला कर लिया। उसी वक्त वहाँ एंड्रू मिलिंग आ गए। एना और मेलोडी जय को भारी मन से अलविदा कहकर वहाँ से रुखसत हो गई। प्रिंसिपल लीसा जय को एंड्रू के पास ले गई। एंड्रू ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें पूमा की आजाद जिंदगी पसंद नहीं आई जो तुम इंसानों की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में चले आए?
जय ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे अपनी वो जिंदगी अजीज थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मैं इंसानों के रहन सहन को करीब से देखना चाहता था, बस इसीलिए यहाँ चला आया। लिसा ने जय को उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए एक राज की बात बताई कि एंड्रू भी उसकी तरह एक पूमा ही है। उसे कमरे में छोड़कर लिसा चली गई। तभी एक नन्ही गिलहरी खिड़की से अंदर आई और जय को दूसरी तरफ मुड़ने का इशारा कर पलक झपकते ही एक लड़की में बदल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम होली है। तभी जय का रूममेट वहाँ पहुँचा जो एक खरगोश था। जैसे ही उसे पता चला कि उसका रूममेट एक खूंखार पूमा है, उसके हाथ पांव फूल गए और वह जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। उसे डर था कि कहीं जय उसे अपना निवाला ना बना ले। खैर, होली ने जय को स्कूल की पोशाक दी और उसे शेप शिफ्टिंग क्लास के लिए ले गई। रास्ते में उनकी मुलाकात लू से हुई जो एक एल्क हिरण की प्रजाति थी। लू ने एक चौंकाने वाली खबर दी, कल रात फिर से इंसानों की माइंड पर हमला हुआ है। जय समझ गया कि यह वही हमला था जिसका मंजर उसने पिछली रात देखा था। होली ने जय को हिदायत दी, हमारी क्लास के मास्टर एलवर्ड हैं और लू उन्हीं की बेटी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनके सामने लू से ज्यादा गुफ्तगू ना करो। क्लास शुरू हुई और एलवर्ड ने जय को अपने असली जानवर के रूप में आने को कहा। तभी ब्रैंडन नाम का एक लड़का अपनी बाइसन जंगली भैंस फॉर्म में आ गया, मगर वह दोबारा इंसान नहीं बन पा रहा था और झेप कर वहाँ से चला गया। जय को भी पुणे में मुश्किल हो रही थी। वह हार मानकर जाने लगा, पर लिसा ने उसे रोक लिया। उन्होंने जय से कहा, अपनी अपनी आंखें बंद करो और अपनी पूमा फैमिली को याद करो। उस गहरे ध्यान में जय को अपना असली नाम याद आया। कैराग यादों के उस सैलाब ने अपना असर दिखाया और जय यानी कैराग एक शानदार पू में तब्दील हो गया। लिसा और एंड्रू यह देखकर बेहद खुश हुए। देखते ही देखते बाकी स्टूडेंट भी अपने अपने जंगली रूपों में आ गए। खुद प्रिंसिपल लिसा एक ईगल बन गई और ऊंचाई से सबको स्कूल की अहमियत समझाने लगी। दिन ढला और सब अपने कमरों की ओर चल दिए। कैराग का पुराना रूममेट तो डर के मारे लौट कर नहीं आया, इसलिए अब ब्रैंडन उसका नया साथी बना। जल्द ही कैराग, होली और ब्रैंडन की पक्की दोस्ती हो गई। कैंटीन में कैराग की नजर उन दो कौवों पर पड़ी शैडो और रिंग जो साए की तरह उस पर नजर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जेफरी और उसके साथी एक मासूम स्टूडेंट को तंग कर रहे थे। कैराग ने बीच बचाव किया तो भेड़ियों का वो झुंड कैराग पर बरस पड़ा। तभी प्रोफेसर जेम्स वहां आए और उन्हें डांट कर भगाया। उन्होंने कैराग को समझाया, एक शिकारी कभी दूसरे बेगुनाह को चोट नहीं पहुंचाता। जेफरी भले ही तुम्हारा दुश्मन हो, पर तुम इस तरह खुलेआम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुंह तक चले आना। अगली क्लास फाइटिंग की थी। एंड्रू खुद कैराग का हुनर देखने वहाँ मौजूद थे। एक छात्रा ग्रिजली बियर के रूप में रिंग में उतरी। टीचर ने पहले ब्रैंडन को भेजा, पर वह डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया। अब बारी कैराग की थी, मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। एंड्रू ने उसे एक खास पोटली सूंघने को दी। उसकी खुशबू ने कैराग के अंदर के जानवर को जगा दिया। वह पूमा बना और बड़ी फुर्ती से उस भालू को जख्मी कर शिकस्त दे दी। एंड्रू कैराग की काबिलियत के कायल हो गए और बोले, कैराग मैं तुम्हारा मेंटोर बनना चाहता हूँ। कैराग की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने फौरन हामी भर दी। जाते जाते एंड्रू ने वही पोटली कैराग को तोहफे में दे दी। तभी जेफरी ने आकर उसे ललकारा, अगर वाकई हिम्मत है तो आज रात स्कूल से दूर मेरा मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। रात के अंधेरे में कैराग, होली और ब्रैंडन के साथ तय की हुई जगह पर पहुंचा। मुकाबला शुरू हुआ, पर जेफरी ने धोखाधड़ी की। उसने अकेले लड़ने का वादा किया था, मगर उसके चारों साथी भेड़ियों ने मिलकर कैराग पर धावा बोल दिया। दोस्त को मुसीबत में देख ब्रैंडन भी अपनी विशाल बाइसन फॉर्म में आया और भेड़ियों को तहस नहस करने लगा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कैराग ने जेफरी को दबोच लिया। अब जेफरी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपनी हार मानकर साथियों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चला, मगर दूर एक उल्लू की तेज आंखें ये सारा मंजर देख रही थीं। अगले दिन क्लास में माहौल कुछ भारी था। प्रोफेसर जेम्स की बाज जैसी नजरों से कैराग और जेफरी के जख्म छिप न सके। उन्हें अंदाजा हो गया कि रात में कोई बड़ी जंग हुई है। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए पांचों को फौरन डॉक्टर के पास भेज दिया। उसी दोपहर एंड्रू मिलिंग कैराग को अपने साथ बाहर ले गया। कैराग के जहन में एक सवाल बार बार कौध रहा था। उसने पूछ ही लिया, एंड्रू आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? एंड्रू ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, कैराग मुझे एक बहुत जरूरी मकसद को अंजाम देना है और उस मिशन में मुझे तुम्हारी काबिलियत की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कैराग ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जब एंड्रू उसे वापस स्कूल छोड़कर गया तो होली और ब्रैंडन ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की, मगर कैराग खामोश रहा। वह चुपके से लू के पीछे निकल गया, जो जंगल के बीचों बीच वुड वॉकर्स काउंसिल की गुप्त मीटिंग पर नजर रखे हुए थे। लू ने फुसफुसाते हुए बताया, काउंसिल को शक है कि
क्लियर वाटर स्कूल के कुछ छात्र इंसानों पर हमला करने की फिराक में है, इसीलिए ये हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। तभी वहाँ प्रिंसिपल लीसा आ गई। इससे पहले कि काउंसिल की नजर इन पर पड़ती, दोनों वहाँ से दबे पांव भाग निकले। रास्ते में कैराग ने अपना शक जाहिर किया। स्कूल आने से पहले मैंने जेफरी और उसके साथियों को एक माइन में घुसते देखा था। यकीनन वो लोग ही इंसानों के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। इन बातों के बाद कैराग एंड्रू के साथ शिकार पर निकल गया। दोनों पुमा के रूप में जंगल की खाक छान रहे थे कि तभी उनकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। एंड्रू के लहजे में तलखी आ गई। अगर मैं एक वुड वॉकर ना होता तो इस शिकारी का काम तमाम कर देता, पर मुझे पूरी स्कूल की सलामती का सोचना पड़ता है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और अपने शिकार पर ध्यान लगाओ। सामने एक हिरन थी। कैराग ने दबे पांव उसका पीछा किया और बड़ी फुर्ती से उसे अपना शिकार बना लिया। वापस इंसानी रूप में आते वक्त कैराग थोड़ा भावुक हो गया। उसने पूछा, मुझे अपनी इंसानी फैमिली की बहुत याद आती है, क्या आपकी भी कोई फैमिली थी? एंड्रू की आंखों में एक पुराना दर्द चमक उठा। मेरी एक बीवी और नन्ही सी बेटी थी जिन्हें बेरहम शिकारियों ने मार डाला। इसीलिए मैं इन इंसानों को खदाने बनाने से रोक रहा हूँ ताकि जानवर अपनी सरजमी पर चैन की सांस ले सके। स्कूल लौटकर कैराग ने बड़े गर्व से अपने पहले शिकार का जिक्र किया, मगर यह सुनकर लू नाराज होकर वहाँ से चली गई। कैराग उसे मनाने बढ़ा तो होली ने उसे रोक लिया। उसने एक कड़वा सच बताया। कैराग लू की माँ को एक पूमा ने ही मारा था। वह उस जख्म को आज तक नहीं भूल पाई है, इसीलिए प्रोफेसर एलवुड ने उसे तुमसे दूर रहने की नसीहत दी है। कैराग उसे समझाने के लिए पीछे भागा, पर लू दुखी थी और एल्क बनकर घने जंगल में ओझर हो गई। रात के सन्नाटे में कैराग ने जेफरी और उसके साथियों को कहीं जाते देखा। वह चुपके से उनके पीछे हो लिया। वह भेड़िए एक माइन ऑफिस में तोड़ फोड़ कर रहे थे। कैराग को वहाँ देख जेफरी ने उस पर हमला कर दिया, मगर ऐन वक्त पर एंड्रू ने आकर मामला संभाल लिया। एंड्रू उन्हें अपने घर ले गया। उसने भेड़ियों को तो वापस भेज दिया, पर कैराग को वहीं रोक लिया। उसने अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर दिखाते हुए बड़े दुखी मन से कहा, देखो कैराग, एक शिकारी ने इन्हें मारकर इनकी लाशों को ट्रॉफी की तरह सजाया था। इंसानों के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। वह अपने मुनाफे के लिए जंगलों को श्मशान बना रहे हैं। तुम्हें पता है, इंसानों ने आजाद परिंदों से कहीं ज्यादा मुर्गियों को पिंजरों में कैद कर रखा है। उसने आगे कहा, काउंसिल पिछले 50 सालों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, पर कुछ नहीं बदला। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं वादा करता हूं कि हम किसी इंसान की जान नहीं लेंगे। कैराग उलझन में था। उसने संभल कर जवाब दिया, मैं अभी इन सब बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वहाँ से लौटकर वह होली और ब्रैंडन के पास पहुंचा। होली ब्रैंडन को एक पेड़ के तने के पास ले गई थी ताकि वह अपनी ताकत की प्रैक्टिस कर सके। जोश में आकर ब्रैंडन ने बायसन बनकर तने को ऐसी टक्कर मारी कि वह सड़क की तरफ जा गिरा। इत्तेफाक से एना और उसकी फैमिली कैराग से मिलने आ रही थी। ब्रैंडन की टक्कर से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी टूटी हुई कार के साथ एना स्कूल पहुंची। मेलेडी ने कैराग को उस रहस्यमय बायसन और कार के बारे में बताया, पर कैराग खामोश रहा। एना ने मुस्कुराते हुए कहा, कैराग, हम अगले हफ्ते हकिंग पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कैराग फौरन मान गया। उसकी खुशी देख मेलेडी ने उसे तोहफे में एक यूनिकॉर्न दिया और फिर वे वहाँ से विदा हो गए। होली और ब्रैंडन ने कैराग का दिल टटोलने की कोशिश की, उसकी असली फैमिली के बारे में सवाल पूछे, पर उसने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी और तेजी से घने जंगल की ओर निकल गया। वह अपनी पूर्व में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आजाद घूमना चाहता था। तभी विंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे वापस स्कूल चलने की ताकीद करने लगी। तभी फिजाओं में एक मनहूस सी गूंज सुनाई दी। एक शिकारी ड्रोन और कुछ शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ चुके थे। बचने के लिए कैराग और विंग एक ऊंचे पेड़ की ओट में छिप गए। कुत्ते तो उन्हें सूंघ ना सके, पर वह कमबख्त ड्रोन उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। विंग ने फुर्ती दिखाई और झपट्टा मारकर उस ड्रोन को जमीन पर दे मारा। कैराग स्कूल की तरफ भागा, पर शिकारी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। भागते भागते वह पसीने से तरबतर और बुरी तरह निडाल हो चुका था। जबकि शिकारी कुत्ते उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे, तभी शैडो कौवा वहां पहुंचा और कैराग का बैग फेंकते हुए चिल्लाया, कैराग, तुम्हें फौरन इंसान बनना होगा, वरना यह कुत्ते तुम्हें फाड़ डालेंगे। कैराग की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह चाहकर भी खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मगर तभी बैग से मेलेडी का दिया हुआ वह नन्हा सा यूनिकॉर्न बाहर गिरा। उसे देखते ही कैराग को अपनी इंसानी फैमिली की मोहब्बत याद आई और देखते वह इंसान में बदल गया। कुत्तों ने एक इंसान को देख अपना इरादा बदल लिया और वहाँ से चले गए। कैराग इस कदर थक चुका था कि वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह एंड्रू के घर में था। होश आते ही कैराग ने सहमे हुए लहजे में कहा, एंड्रू, वो शिकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पूमा फैमिली भी आपकी बीवी और बेटी की तरह उनका शिकार बन गई? एंड्रू ने उसे हौसला बंधाया।
फिक्र ना करो, मैंने अपनी टीम को तुम्हारी फैमिली की तलाश में भेजा है। जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी, मगर फिलहाल हमें इन बेदर्द इंसानों को रोकना होगा। अगर इन्होंने यह माइंड खोद ली तो जंगली बेजुबानों का यहाँ जीना दुभ हो जाएगा। शिकारियों के उस जानलेवा हमले के बाद कैराक का खून खौल उठा और वह एंड्रू की मदद के लिए तैयार हो गया। जेफरी और उसका पूरा झुंड भी वहाँ पहुँच चुका था। एंड्रू ने सबको हिदायत दी, हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि उनकी मशीनों और सामान को नेस्तनाबूद करना है ताकि वो यहाँ काम ना कर सके। कैराक कुछ पूछना चाहता था पर जेफरी उससे उलझ पड़ा। एंड्रू ने दखल देते हुए कहा, अगर यह मिशन कामयाब करना है तो आपसी रंजिशों को भुलाकर एक होना होगा। तभी ऐना का फोन आया। वह चहकते हुए बोली, कैराक मैं स्कूल आ रही हूँ, फिर हम सब हकिंग पर चलेंगे। मगर कैराक ने बड़े रूखे अंदाज में मना कर दिया और फोन काट दिया। ऐना सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके लाडले को अचानक क्या हो गया है। होली और ब्रैंडन कैराक को ढूंढते हुए एंड्रू के घर तक आ पहुंचे। होली ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये गाड़ियाँ कहाँ जाने की तैयारी में है? कैराक ने नजरें चुराते हुए कहा, हम बस घूमने जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना खतरे में पड़ जाओगे। ब्रैंडन कोस की यह बेरुखी चुभ गई और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। होली भी उसके पीछे निकल गई। कैराक अब एंड्रू की टीम के साथ माइंड साइट पर था। रास्ते में उसने जेफरी की दोस्त टिकानी से उसकी कहानी पूछी। टिकानी ने बताया, मेरे गाँव के सभी लोग वुड वॉकर्स हैं, उन्होंने ही मुझे क्लियर वाटर स्कूल भेजा है ताकि मैं अपनी ताकतों पर काबू पा सकूं। कैराक ने कहा, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर उस बेवकूफ जेफरी के साथ क्यों रहती हो? टिकानी मुस्कुराई। कैराक, भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं, एक तन्हापू के नाते शायद तुम यह वफादारी नहीं समझ पाओगे। वे सब उस जगह पहुंच गए जहां मजदूर बड़ी बेरहमी से पेड़ों को काट रहे थे। यह मंजर देख वुड वॉकर्स के सीने में आग सुलगने लगी। वहां लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा था। एंड्रू ने हुक्म दिया, हम इन लकड़ियों को खाई में गिरा देंगे ताकि इंसानों का बड़ा नुकसान हो, पर उससे पहले यहाँ मौजूद हर इंसान और बेगुनाह जानवर को यहाँ से खदेड़ दो। कैराक जानवरों को भगाने के लिए इलाके का मुआयना कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर नीचे पहाड़ की तलहटी पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ ऐना अपनी फैमिली के साथ हकिंग कर रही थी। कैराक बदहवास होकर एंड्रू के साथी डेरेक के पास भागा। डेरेक रुको, यह मिशन अभी रोक दो। मगर भेड़ियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। डेरेक ने बेरुखी से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है कैराक, मिशन नहीं रुकेगा। तुम अपनी जज्बाती बातों को छोड़ो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। कैराक के हाथ पांव फूल गए थे। उसने फौरन एंड्रू को फोन लगाया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, एंड्रू रुको, मेरी इंसानी फैमिली ठीक उसी पहाड़ी के नीचे है। अगर यह लकड़ियां गिरी तो उनकी जान चली जाएगी। खुदा के वास्ते यह मिशन अभी रोक दो। मगर एंड्रू के दिल में तो जहर भरा था। उसने बड़ी बेरहमी से झूठ बोला, घबराओ मत कैराक, मुझे सब पता है, उन्हें कुछ नहीं होगा, और हाँ याद रखना वो तुम्हारे सगे नहीं है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। कैराक समझ गया कि एंड्रू की हमदर्दी महज एक दिखावा थी। वहाँ भेड़ियों ने दहशत फैलाकर वर्कर्स को भगा दिया था। डेन ने अपनी कार से रस्सियां बांधकर लकड़ियों को खाई में धकेलना शुरू कर दिया। कैराक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। तभी एन मौके पर ब्रैंडन मसीहा बनकर आया। उसने अपनी विशाल बाइसन फॉर्म का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चलती हुई गाड़ी को रोक दिया। वहीं आसमान में शैडो और विंग मंडरा रहे थे। उन्हें देखकर जेफरी की रूह कांप गई। उसे लगा कि अगर प्रिंसिपल लीसा को इस साजिश की भनक लग गई तो वे सबको स्कूल से निकाल बाहर करेंगी। वो डरपोक अपने साथियों के साथ दुम दबाकर वहाँ से भाग निकला, मगर टिकानी नहीं भागी। वह कैराक की मदद के लिए वहीं रुक गई। ब्रैंडन अकेली जान उस भारी गाड़ी को रोकने में जूझ रहा था, जिसे देख कैराक ने फुर्ती से टायर के नीचे एक लकड़ी फंसा दी। होली भी जान हथेली पर लेकर कार के अंदर घुसी ताकि डेन को रोक सके, पर उस जालिम ने उसे उठाकर खाई में फेंक दिया। शुक्र है कि टिकानी ने वक्त रहते उसे थाम लिया। तभी लू वहां पहुंची और डेरेक का रास्ता रोकने लगी। डेरेक गुस्से में ग्रिसली बियर बन गया और लू को खाई में गिराने ही वाला था कि ब्रैंडन ने एक जोरदार टक्कर मारकर उसे दूर फेंक दिया। कैराक ने भी पू बनकर डेन को वहां से खदेड़ दिया। तभी एंड्रू खुद पू बनकर वहां आया। उसने नफरत में आकर टायर के नीचे लगी लकड़ी हटा दी, जिससे कार धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। कैराक और एंड्रू के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ अपनों को बचाने की तड़प। मगर अफसोस, भारी लकड़ियां खाई में गिर ही गईं। कैराक ने अपनी लड़ाई छोड़ी और बिजली की तेजी से ऐना को बचाने के लिए नीचे कूदा। ऐना ने मौत को अपनी तरफ आते देख लिया था। वह डोनाल्ड और मेल्टन को लेकर एक पेड़ की ओट में छिप गई, पर मेलेडी, उसने हेडफोन लगा रखे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मौत की लकड़ियां बस उसे कुचलने ही वाली थीं। तभी एक साय ने छलांग लगाई। कैराक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेल्डी को खींच लिया। अपनी बेटी को सही सलामत देख ऐना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेल्डी ने उस पूमा की तरफ इशारा किया, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
लू, होली और ब्रैंडन बदहवास होकर कैराक को ढूंढने लगे। वह खाई में लहूलुहान पड़ा था। उन्हें लगा कि उनका दोस्त अब नहीं रहा, पर कैराक चट्टान का बना था। उसे सिर्फ चोटें आई थीं। वह इंसान में बदला और ऐना के पास पहुंचा। तभी वहां एंड्रू भी अधमका। उसने चेहरे पर शरीफों वाला मुखौटा ओढ़ा और ऐना से कहा, मैं कैराक का मेंटोर हूँ। हम यहाँ सैर पर आए थे। शुक्र है खुदा का कि आप सब महफूज हैं। अपनी छवि सुधारने के लिए उसने ऐना की फैमिली को हेलीकॉप्टर से अस्पताल भिजवा दिया। जाते जाते उसने कैराक के कान में जहर घोला। अगर तुम ऐसे ही इंसानों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते रहे तो कभी असली वुड वॉकर नहीं बन पाओगे। कैराक ने जवाब दिया, मैं एक असली वुड वॉकर हूँ एंड्रू। आपकी और मेरे पिता की सोच गलत है। मेरा मानना है कि हम अपनी दोनों पहचानों के साथ दोनों दुनियाओं में खुश रह सकते हैं। एंड्रू ने अपनी हार छिपाते हुए एक आखिरी पत्ता फेंका। तुम्हारी इस इंसानी वफादारी के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी असली फैमिली का पता बताता हूँ। मेरे जासूसों ने 3 पुए हैं। यकीन मानो वह तुम्हारे अपने हैं। तभी लिसा और जेम्स वहाँ पहुँचे। एंड्रू ने झूठ की चादर ओढ़ते हुए कहा कि कैराक की वजह से आज किसी को चोट नहीं आई। होली लिसा को सब सच बताना चाहती थी, पर कैराक ने उसे रोक दिया। उसे अपनी असली फैमिली तक पहुंचने के लिए अब भी एंड्रू की जरूरत थी। लिसा को शक तो हुआ, पर वह खामोश रही। वापसी के सफर में लू ने पूछा, कैराक तुमने एंड्रू की असलियत क्यों छिपाई? कैराक की आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुझे अपनों को ढूंढना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सगे पिता मुझे समझे। जंग के इन लम्हों ने लू और कैराक को करीब ला दिया था। उनके बीच प्यार का इजहार होने ही वाला था कि शरारती होली ने बीच में आकर उन्हें टोक दिया। वे सब वापस स्कूल पहुंचे, जहाँ कैराक की बहादुरी के चर्चे आम थे। जो कल तक उसे नफरत की निगाह से देखते थे, आज वह भी उसके मुरीद बन चुके थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर एलवुड ने भी उसकी जमकर तारीफ की। कैराक ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक रक्षक है। ऐसी ही और भी दिलचस्प और सिनेमैटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।